हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 7 का विज्ञान। बच्चों, आज इस किताब का अध्याय 9 जिसका नाम है गंदे जल का निपटान, इसका आज पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में मैं इसका प्रश्नोत्तरी भाग को पूरा करवा दूंगा। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। तो बच्चों, शुरू करते हैं। ये अध्याय संख्या 9। गोलू हमेशा की तरह अपने दोस्त के स्कूल जा रहा था। रास्ते में अचानक उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह सड़क के किनारे बह रही नाली में गिर गया। उसके कपड़े गंदे हो गए। वह रोते हुए कहने लगा, कैसे कैसे लोग हैं जो कपड़े सड़क पर कचरा फेंकते हैं। उदास मन से वह घर वापस लौट जाता है। घर पर उसने अपने शरीर और कपड़े की सफाई करते हैं। दूसरे दिन वह स्कूल गया और अपने शिक्षक को कल की घटना के बारे में बताया। तब उसके बाद में शिक्षक बोलते हैं, शिक्षक ने सहानुभूति जताते हुए कहा कि यह बात सच है, अपना घर काफ़ी पैसा खर्च करके बनाते हैं परंतु उसका जल के गंदे जल का कचरा एवं कचरा के निपटान का कुछ विचार नहीं करते। यह एक गंभीर समस्या, इसके लिए हमें खुद जागरूक होना होगा एवं इसे प्रबंधन का उपाय करने होंगे। बच्चों, कहने का मतलब है कि हम लोग अपने घर को काफ़ी पैसे खर्च कर के बना लेते हैं परंतु जो घर से गंदे जल निकलता है, जो कचरा घर से निकलता है, उसे सही जगह पर निपटान करने के लिए कुछ विचार नहीं करते हैं और यह जो है बहुत बड़ी एक समस्या बन चुका है। और यह समस्या जो है हम लोग को खुद जागरूक होना होगा और इसका प्रबंधन के उपाय हम लोग को खुद करना होगा। ओके बच्चों। बच्चों से बात करते हुए शिक्षक महोदय ने कहा कि कचरा प्रबंधन के बारे में जानने से पहले यह जान लेना चाहिए कि हमें जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और इसका क्या क्या गंदगियाँ मिल जाती है। बच्चों, जो हम लोग को घर से कचरा या जो गंदगियाँ निकलती है उससे को जाने से पहले हम लोग को यह जानना होगा कि सबसे पहले तो बात है कि हम लोग जल का उपयोग करते कहाँ कहाँ हैं और इससे क्या क्या गंदगियाँ मिलती है। तो देखिए बच्चों, झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो बर्तन धोने की जगह, शौचालय, दुकान, होटल, लॉन्ड्री आदि नालियों से निकलता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है। बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन निकल कर के आता है कि अपशिष्ट जल कहते किसको हैं। तो अपशिष्ट जल उसे कहते हैं जो झाग से भरपूर हो, तेल मिश्रित काले भूरे रंग का, जो हम लोग बर्तन धोने की जगह से जो निकलता है, जो शौचालय से निकलता है, जो दुकान होटल वगैरह से जो जल निकलता है वह कैसा जल होता है? अपशिष्ट जल होता है, यानी अशुद्ध जल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और यह क्या होता है? बच्चों, यहाँ सोचने वाली बात है कि ये जो जल नाली के द्वारा निकलता है, होटल, लॉन्ड्री, घर से, शौचालय से, जो वह अपशिष्ट जल जाता कहाँ है? तो बच्चों, इसके लिए क्या होता है कि जल की सफाई करने की प्रक्रिया में जल के उपयोग से पहले हमें उसे प्रदूषकों को अलग अलग करना होगा। बच्चों, जो अपशिष्ट जल होता है उसे हम लोग फिर से चाहेंगे तो सफाई कर के उसे फिर से पीने योग्य बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि प्रदूषक जो भी उसमें इम्प्यूरिटी मिला हुआ है, जो भी अशुद्ध चीज़ उसमें मिला हुआ है, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले निकालना पड़ेगा। और यही अपशिष्ट जल के उपचार की यह प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाता है? बाहित मल उपचार कहलाता है। स्वेग ट्रीटमेंट कहते हैं इसको। ओके बच्चों, यहाँ से
एक और क्वेश्चन निकल करके आता है कि बाहित मल उपचार क्या है। तो इसका आंसर सीधा सीधी होगा कि जल का जो जितना भी इम्प्यूरिटी रहता है उसे जल से जो प्रदूषक को अलग कर अपशिष्ट जल को जो पीने योग्य बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, बाहित मल उपचार कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, 2005 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से लेकर 2015 की अवधि के लिए जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। ये भी VVI है बच्चों, इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा। ओके बच्चों, अब आता है कि बाहित मल क्या है। तो बाहित मल घरों, स्कूल, होटल, अस्पताल, उद्योग, कार्यालय और अन्य उपयोग के बाद बहने वाली बाहित अपशिष्ट जल होता है। यह वर्षा जल भी शामिल होता है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाली वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थ ले आता है। बाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होते हैं जिसमें घुले हुए एवं निलंबित अपद्रव होते हैं। ये अपद्रव संदूषक कहलाते हैं। तो बच्चों, कहने का मतलब है कि हमारे घरों से, स्कूल से, होटल से जो भी अपशिष्ट जल निकलता है और इसके साथ साथ में जो बारिश होता है, कस के बारिश होता है, तो गली, छत से जितना भी इम्प्यूरिटी हानिकारक पदार्थ जो रहता है सभी अपने साथ लेकर साथ में चल जाता है। वह बाहित मल जो होता है द्रव रूपी अपशिष्ट होता है, यानी द्रव के रूप में क्या होता है, वह इम्प्यूरिटी होता है, वह अशुद्ध जल होता है। इसमें अधिकांश भाग तो जल होता है, जितना भी जो वो जल निकलता है उसमें से अधिकांश जल होता है, लेकिन उसमें से क्या होता है, बहुत सारे इम्प्यूरिटी मिला हुआ रहता है जिसे क्या कहते हैं, निलंबन अपद्रव होते हैं, जिसे सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी कहते हैं। ये अपद्रव क्या कहलाते हैं, संदूषक अपद्रव संदूषक कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंटेमिनेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी बोलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है एक तालिका दिया हुआ है संदूषक सर्वेक्षण में कि बाहित मल का प्रकार, उत्पत्ति का स्थल और संदूषक पदार्थ इसमें क्या रहता है। जैसे बाहित मल का प्रकार, कूड़ा करकट गंदा जल, ये कहाँ से निकलता है, तो इसे रसोई से निकलता है। इसका संदूषक पदार्थ क्या होता है, तो सब्जी का कचरा, फल, तेल इत्यादि। दुर्गंध युक्त अपशिष्ट, ये कहाँ से निकलता है, तो ये शौचालय से निकलता है। इसमें संदूषक पदार्थ मादमूत्र और मल हो गया। नेक्स्ट है बाहित मल उपचार में कि व्यावसायिक अपशिष्ट क्या है, कहाँ इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ, तो औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान से निकलता है। इसमें संदूषक पदार्थ क्या होता है, तो नाइट्रेट और फॉस्फेट और धातुएं कुछ होते हैं। ओके बच्चों, आगे है कि अब हम कह सकते हैं कि बाहित मल एक जटिल मिश्रण है। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो बाहित मल जो होता है उसमें एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं। इन अशुद्धियों को समान उदाहरण इस प्रकार है। देखिए बच्चों कि बाहित मल जो होता है एक जटिल मिश्रण होता है। इसमें बहुत सारे चीज़ मिले होते हैं, जिसमें कुछ निलंबित सस्पेंडेड जो होता है वह ठोस होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती है, पोषक तत्व भी मिला हुआ रहता है, मृत जीवी भी रहता है, रोगवाहक जीवाणु भी मिले होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीव भी होते हैं। इन अशुद्धियों को कुछ समान उदाहरण इस प्रकार है। जैसे कार्बनिक अशुद्धियाँ में क्या रहता है, मानव मलमूत्र, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, फल, सब्जी
का कचरा। अकार्बनिक अवशुद्धियाँ में क्या हो गया, तो नाइट्रेट, फॉस्फेट और धातुएं हो गया। जीवाणु में क्या हो गया कि जीवाणु जो होता है वह हैजा और टाइफाइड आदि रोगों को उत्पन्न करने वाला ये जीवाणु जो कि पानी जल में मिला हुआ रहता है। अन्य सूक्ष्म जीव में हो गया पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले भी जीव, सूक्ष्म जीव जल में मिले होते हैं। ओके बच्चों, आपको ये जो क्रियाकलाप 3 जो दिया हुआ है आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और इसे अपने खुद क्रियाकलाप कर ले सकते हैं। ओके बच्चों। नेक्स्ट है सोख्ता या गड्ढा बनाने की विधि। बच्चों, घर या स्कूल के बगल में अगर जल का निकास अच्छे ढंग से ना हो सके तो वहाँ पर हम लोग को क्या करना चाहिए, एक सोख्ता के रूप में बना लेना चाहिए जिससे गंदे जल का निपटान आसानी से हो सके। तो सोख्ता बनाने का विधि क्या है, सोख्ता गड्ढा जो हम लोग बनाएंगे वह किस प्रकार से बनाएंगे, तो बच्चों आज आप लोग सीख लें। सर्वप्रथम क्या करना है कि 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर गहरा एक गड्ढा खोद लीजिए। ईंट में टुकड़े का 3 आकार, उसमें ईंट का टुकड़ा का 3 आकार लेना है। एक बड़ा, मंझला और छोटा टुकड़ा डालिए। गड्ढे के अंदर प्रथम 1/3 भाग में ईंट का बड़ा टुकड़ा डाल दीजिए, दूसरे 1/3 भाग में मंझला टुकड़ा डाल दीजिए और शेष 1/3 भाग में ईंट के छोटे टुकड़े डाल दीजिए। देखिए बच्चों, इस तरह से आपको डाल देना है गड्ढा में। फिर अब घर, विद्यालय, दुकान, होटल आदि से जो मुख्य नली निकालिए और सोख्ता वाले गड्ढे से मिलने से पूर्व एक पक्का छोटा गड्ढा लगभग 11.5 फीट 5.5 फीट और 5.5 फीट का एक वर्गाकार बना लीजिए। ओके बच्चों, इस तरह से देखिए एक 5.5 फीट लंबा और 5.5 फीट चौड़ा का एक क्या बना लीजिए। इससे मिलने से पहले एक टंकी आकार की बना लें। फिर अब इस छोटे गड्ढे के पहले स्टील प्लास्टिक का जाली लगा दीजिए ताकि नाले का कचरा सोख्ता में ना जा सके। वो जो आप छोटा गड्ढा बनाया है उसमें स्टील या प्लास्टिक का एक जाली लगा दीजिए ताकि वह क्या हो, उससे जो भी इम्प्यूरिटी, जो भी कचरा आएगा वह क्या होगा कि उसमें जाली के द्वारा छना जाएगा और मेन गड्ढा जो सोख्ता होता है उसमें ना जा पाए। ओके बच्चों, यह छोटा गड्ढा चैम्बर नुमा होगा जिसमें ढक्कन खोलकर समय समय पर आप उसे सफाई कर लें। ओके बच्चों, आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि सोख्ता बढ़ाने का विधि। नेक्स्ट है, अगर दूषित जल का सही ढंग से निपटान न किया गया तो सड़कों तथा अन्य स्थानों में असावधानीपूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ, पॉलीथीन अक्सर बहकर नालों में पहुंच जाते हैं। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। देखो बच्चों, अक्सर होता क्या है कि सड़कों पर बहुत सारे प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि जो फेंक दिया जाता है वह बह करके फिर कहाँ चल जाता है, नाली में चला जाता है और नाले को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है, पानी नहीं जाने देता है, रोक देता है और गंदा जल जो होता है सड़क पर फैल जाता है। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति यह पूरी भयानक हो जाती है। जब नालियाँ उमड़ने लगती है तो उसका कचरा सड़कों पर फैल जाता है और हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं रोगकारक हो सकती है। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थ पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ, कीट पनपने लगते हैं। फलतः जल जनित बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। बच्चों, अगर हम लोग गंदे जल की निपटान ना करें तो
अक्सर वर्षा ऋतु में देखा जाता है कि सड़क पर पूरा कचरा फैल जाता है और उसमें जो होता है जीवाणु और फिर रोग वाहक मच्छर पनपने लगता है, जिससे क्या होता है बहुत सारे जल जनित बीमारियां उत्पन्न होने लगती है और यह बहुत ही जानलेवा सिद्ध हो जाती है कभी कभी। तो गोलू जानना चाहता है कि दूषित जल से होने वाली बीमारियां कौन कौन है, उसके लक्षण और रोकथाम क्या क्या है। तो बच्चों, दूषित जल से बहुत सारे बीमारियां होती है जिसे हम लोग लक्षण के आधार पर पहचान सकते हैं और उसका रोकथाम भी हम लोग कर सकते हैं। तो आगे एक तालिका दिया हुआ है कि दूषित जल से होने वाले बीमारियां का नाम, लक्षण, कारण और उसके रोकथाम का उपाय क्या है। इसमें 4 कॉलम है। एक कॉलम है बीमारी का नाम का, दूसरा है लक्षण, इसका इस बीमारी का लक्षण क्या है, तीसरा इसका कारण क्या है और चौथा इसका क्या है, रोकथाम का। जैसे पेचिस डिसेंट्री, जो पेचिस डिसेंट्री रोग होता है, कैसा, इसका लक्षण क्या है, तो यह पेट में मड़ोर के साथ दस्त बार बार होता है, यानी पेट में दर्द देता है और उल्टी बार बार होता है। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण है दूषित जल का सेवन। किसी न किसी तरह से वह क्या हो गया है, दूषित जल का सेवन किया है, जिसके कारण से उसे पेचिस डिसेंट्री जो रोग का नाम है, बीमारी का नाम है, वो हो गया है। इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो पीने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है वह है क्या है, खुजली है। इसमें क्या होता है, इसका लक्षण जो होता है पूरा बदन खुजलाने लगता है। इसका कारण क्या होता है, तो दूषित जल से नहा लिया, गंदे कपड़े का उपयोग कर लिया, तब इससे क्या होता है कि खुजली नामक बीमारी हो जाती है। इसका उपचार क्या है, तो रोकथाम क्या है, तो नहाने हेतु स्वच्छ जल का व्यवहार, साफ कपड़ा का उपयोग करना चाहिए हम लोग के। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हैजा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरिया भी बोलते हैं। ज़्यादा और लगातार कई दस्त होना। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा और लगातार क्या होगा, कई और दस्त होगा। इसका कारण क्या है, तो दूषित जल एवं भोजन का व्यवहार, जो कि हम लोग दूषित जल जो है, दूषित जल से ही भोजन बना लिए और उसी से हम लोग खा लिए, दूषित हाथों से भोजन कर लिए और जो भी जीवाणु, जो हैजा का जो जीवाणु पनपने होता है वह हमारे पेट में चला गया और जिसके कारण से क्या हो जाता है, ये हैजा यानी डायरिया रोग हो जाता है। इसका रोकथाम क्या है, तो स्वच्छ जल का व्यवहार, खाने पीने के पूर्व हाथों की सफाई करना चाहिए। नेक्स्ट रोग है पीलिया, जिसे हम लोग जॉन्डिस भी कहते हैं। इसमें इसका लक्षण क्या है, तो आँख, नाखून एवं पेशाब क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इसका कारण क्या है, तो दूषित जल का सेवन करने से होता है। इसे रोकथाम कैसे होगा, तो पेयजल के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। एक रोग होता है मेनिंजाइटिस, जिसे हम लोग मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं। बहुत भयानक बीमारी है बच्चों, इसे बचकर रहना। इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है, तो इसमें क्या होता है, बुखार लगता है पूरा जोर से। इसका कारण होने का क्या कारण है, तो दूषित जल का उपयोग करने से होता है। इसका रोकथाम, पॉलीथीन से नाला जाम न होने देना। इसका रोकथाम हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो जो पॉलीथीन है, ये सब वगैरह है, यानी कि जो सड़क के किनारे जो नाला है उसे हम लोग किसी न किसी तरह से न जाम होने देना। नाली के पानी द्वारा खेतों के सिंचाई कर सकते हैं आप। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट आता है उपयुक्त जल जनित रोग का कारण। सभी कारण क्या है, जितना भी आप ऊपर में जितना भी रोग जो पढ़ें वह सभी का कारण दूषित जल है। इसके अलावा अनुपचारित मानव मल भी एक प्रमुख कारक होता है। अनुपचारित मानव मल यानी कि जो कि हम लोग के बहुत बड़े हिस्सा क्या करता है कि आज भी हम लोग खुले में शौचालय करता है, जिससे कि बहुत सारे उस पर
जीवाणु विषाणु पनप जाते हैं और किसी न किसी तरह से हमारे शरीर में एंट्री कर जाता है और बहुत सारे जल जनित बीमारियां उत्पन्न कर देती है। इसमें लिखा हुआ है बच्चों कि आज हमारे जनसंख्या का एक बड़ा भाग खुले स्थानों और नदी के किनारे, रेल पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोत के में ही मल त्याग कर देता है। अतः अनुपचारित मानव मल जनित रोग का सबसे सुगम पथ बन जाता है। तो इस पर हम लोग को रोक लगाना चाहिए, खुले में शौचालय नहीं करना चाहिए ताकि हम लोग को जल जनित रोग ना हो सके। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये दिया हुआ है कि हर दिन दुनिया भर के पानी में 20 लाख टन सीवेज, औद्योगिक और कृषि कचरा डाला जाता है। बाहित मल जिसको बोलते हैं, हर एक दिन कितना, तो 20 लाख टन सीवेज, औद्योगिक और कृषि कचरा डाला जाता है। ये अगला पॉइंट है कि दुनिया की आबादी 18% लगभग कितना, तो 1.2 अरब लोग खुले में शौचालय आज भी करते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण जल जनित बीमारियां होती है। आज भी 5 साल से कम उम्र का जो बच्चा है जिसका मौत होता है, आज भी इसका प्रमुख कारण क्या है, जल जनित रोग के कारण, जल जनित बीमारियां के कारण होती है। शुद्ध सहित सभी तरह के हिंसाओं से मरने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा लोग हर साल दूषित जल पीने से मरता है। अगला पॉइंट है, 72 देशों के 14 करोड़ लोग आर्सेनिक जल पीने के लिए विवश हैं। 72 आज भी क्या है, 72 देशों में 14 करोड़ लोग जो है आर्सेनिक युक्त जल पीने से के लिए विवश हैं। ओके बच्चों, अब आता है मानव मल का निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। तो बच्चों अब मैं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट कल लेकर आऊँगा और इसे मैं पूरा करूँगा। मानव मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था के आगे बताऊँगा। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे।